नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आपने देखा कि किस तरीके से उन्नाव रेप में जो दोषी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उन्होंने जेल से निकलने का अपना पूरा कार्यक्रम चला दिया है। और कार्यक्रम इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद मिली हुई थी, या जो उम्र कैद की जो सजा थी उसको निलंबित कर दिया, ये कहते हुए कि भाई 7 साल की सजा तो वो काट चुके हैं और वो पब्लिक सर्वेंट के कोट अनकोट उसमें क्वालिफाई नहीं करते। इस लॉजिक को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्नाव रेप पीड़िता के ऊपर इतनी बेड़ियां लगाई जा रही हैं, उसकी जान को कितना बड़ा खतरा इस समय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है, लेकिन बहुत चालाकी से वो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का ठीक एक दिन पहले आया और उसके अगले दिन से कोर्ट की छुट्टियां अनाउंस हो गई। अब कोर्ट खुलेगा 5 जनवरी को, और तब तक कितना बड़ा खतरा है उस उन्नाव रेप पीड़िता के लिए, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ महमूद प्राचा, जो कि उन्नाव रेप पीड़िता के जो वकील हैं, उनके परिवार के वकील हैं, आज हमारे साथ है। महमूद, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि ये जिस तरीके से ये पूरा फैसला सुनाया गया, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये कह रहे थे कि कुलदीप सिंह सेंगर को तो बेल 3 साल पहले ही मिल गई होती अगर आपने इसका केस अगर नहीं फाइट किया होता। तो किस तरीके की जद्दोजहद थी आपके लिए? नहीं, देखिए, मैं ये बात कहूं कि मेरी जद्दोजहद में बताने लगूं तो वो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। जो इस बच्ची की और इसके परिवार की जद्दोजहद है, उसके सामने मेरी जद्दोजहद तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि जैसे हाथरस की बच्ची का केस खराब होके मेरे पास आया था, वैसे ही ये केस खराब होके सारा कुछ बर्बाद करके ही मेरे पास आया था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बातें कह रहा हूँ। हाथरस की बच्ची का भी अपील का ग्राउंड यही है कि जो वकील उनको जैसे भी मिली थी, वो वकील ने केस खराब किया उनका, जो उनकी वकील थी खुद की, हाथरस की बच्ची का, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती है। ये ऑन रिकॉर्ड अपील का ग्राउंड है। अच्छा, एक बात, इसी का केस भी मैं अपने मुंह से कहूं केस खराब था या अच्छा था तो कोई बात नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि सीबीआई के जो आईओ साहब थे, वो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद कर रहे थे, मिले हुए थे। कौन? आईओ, सीबीआई। अब इसके अलावा मैं क्या बोलूं? तो अब ये पता नहीं कैसे सब लोगों ने बोला होगा कि यही एक व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो ये मेरे पास आए। उसके बाद से हमने एक हरक्यूलियन टास्क तो किया, मैं और मेरी छोटी सी टीम ने, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर बुनियादी बात 3-4 मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हमने सीबीआई ने क्या क्या कमियां की। सीबीआई ने पहली कमी तो जो मैंने आपको बताई थी, सीबीआई को हमने लिख के फिर ये दिया कि आपने तो स्वयं ऐसे ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी 166A में आईपीसी के, वो आपने नहीं की। अब तो कर लो, हम दे रहे हैं आपको एप्लीकेशन। मेरे आने के बाद ये हुआ, वो आज तक नहीं की, बल्कि हाई कोर्ट में जाके ये एप्लीकेशन लगाई है कि जो इसके बारे में टिप्पणियां लिखी हुई है ना कि इसने मदद की कुलदीप सिंह सेंगर साहब की और उसके दूसरे लोगों की, उसको हटा दिया जाए उस जजमेंट से। ये सीबीआई का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कारनामा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भ्रष्ट लोगों का। अब उसके आगे चलते हैं। उसके अलावा जिस केस में इसके पिताजी की हत्या हुई, उसमें 10 साल की सजा सिर्फ। हत्या के केस में, जो हत्या का केस, अपहरण, फिरौती के एवज में अपहरण, और उसके बाद हत्या पुलिस द्वारा, जो उस केस में डेथ पेनल्टी मांगी जानी चाहिए थी, नहीं मांगी। लेकिन सबूत इतने ज्यादा हैं कि छुपाते 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 भी ये इसके रेप के केस में भी इतने सबूत आ गए कि ट्रायल कोर्ट को सजा करनी पड़ी, और इस केस में भी इतने सबूत थे कि फांसी तो देनी ही पड़ेगी कम से कम। उसकी भी अपील हमने फाइल की, सीबीआई ने आज तक फाइल नहीं की। ये कुछ ऑर्ड्स हैं जो मैं आपको, क्योंकि समय की कमी है आपके पास, ये मैं आपको बता रहा हूं, वो भी हमने फाइल की। इस जजमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि सीबीआई ने, जो हमने बाद में पॉइंट उठाया कि ये जो एमएलए को एक हाइपर टेक्निकलिटी, कि एमएलए जो है उस तरह का पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, और 2012 में चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे तो शायद उन्होंने ही बनवाया होगा कि आईपीसी में वो प्रावधान नहीं है। एमपी एमएलए अगर रेप वगैरह करें तो कोई बात नहीं, पॉक्सो में और आईपीसी में ये है। बाकी कोई अगर सरकारी अधिकारी करेगा तो उसके लिए तो लाइफ सेंटेंस का मतलब होगा डेफिनेटली अप टू द नेचुरल लाइफ ऑफ द कॉन्विक्ट। मगर इस केस में क्योंकि लिखा नहीं गया है एमपी एमएलए का नाम खास तौर पे, और वो चिदम्बरम साहब को जवाब देना चाहिए आज। वो भी बहुत महान व्यक्ति है ना, इन्हीं जैसे हैं वो, जो आजकल के लोग हैं ना, वैसे ही महान वो भी हैं।
तो उसका एक हाइपर टेक्निकल ग्राउंड बना के ये सजा कम करने के लिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए, बहुत सारे लोग इसको पैराफ्रेज कर रहे हैं कि हर वो छोटी से छोटी बात ढूंढी गई जिसकी वजह से कुलदीप सिंह सेंगर को साहब को फायदा हो जाए, और हर वो बड़ी बात नजरअंदाज की गई जिससे उनको जेल में रखना कानून के अनुरूप था, संविधान के अनुरूप था, मॉरलिटी के अनुरूप था, कॉन्शियस ह्यूमन कॉन्शियस के अनुरूप था। वो हर वो बात निगलेक्ट की गई। अब हमने इसके अलावा 3-4 सेक्शन 5G, 5L और 5P वगैरह पॉइंट आउट किए थे हाई कोर्ट में कि ये भले ही MP MLA के अलावा भी अगर कोई व्यक्ति डोमिनेंट पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल होता है तब भी उसकी सजा वही होती है जो यानी कि उम्र कैद, जिसमें जब तक के कॉन्विक्ट की, जो मुजरिम की मौत ना हो जाए तब तक उसको जेल में रहना है। तो इस जजमेंट में उसको यह कह के नकार दिया कि ये बात तो इस पीड़िता को, इस बेचारी पीड़िता को ट्रायल कोर्ट में उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई तो अब हम नहीं देखेंगे इस बात। और CBI ने भी नहीं उठाई। हमने ये बहस की, ये तो बेचारी उठाती कहां से, इसके पास तो लीगल हेल्प पहली बार थोड़ी बहुत जब आई, जब मैं आया, और मैंने जो फर्दर एविडेंस है, ये अपील का ग्राउंड होता है। ये एविडेंस लेने की पहले तो अक्यूज्ड के वकील ने लगा रखी थी, कॉन्विक्ट के अपील के हम और झूठे सच्चे सबूत ले आएंगे, जो कुछ कमी बेशी रह गई है वो पूरे करा लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं वकील बना उसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने वो एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर ली कि हमें अब फर्दर और ज्यादा एविडेंस नहीं चाहिए, जो पहले चाहिए था। उसके बाद फिर मजबूरी में मुझे लगानी पड़ी कि हमें तो अभी और एविडेंस लेना है, और वो कानूनी रूप से परमिटेड है। अपील के दौरान जज साहब खुद भी कह सकते हैं कि मैं ट्रायल कोर्ट में फर्दर एविडेंस लेने भेज रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत है, और नहीं तो मैं खुद ही ले रहा हूं, ये बेंच खुद ही ले लेगी एविडेंस, ये भी प्रावधान है कानून में। ये सब ना करके ये बोला कि जी ये विक्टिम ने, इस बेचारी बच्ची ने, CBI तो मिली हुई है, वो तो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, इसने भी नहीं उठाया। अब हम कहते रह गए कि ये हम तो उठा रहे हैं, अब तो उठा रहे हैं, और इसको अब दे दीजिए। क्योंकि संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है उसमें ये बुनियादी बात है कि हर कोर्ट की एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी कोर्ट इज फॉर द रीजन ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, नो मैटर व्हाट कम व्हाट में, ट्रूथ हैज टू बी फाउंड आउट। और ये हाइपर टेक्निकलिटीज के बुनियाद पर उनको छोड़ा गया। तो यही इस जजमेंट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। एक और जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो सकता है उसका, उससे भी बड़ा, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है महमूद, तो आपको लगता है कि वहां से इनको रिलीफ मिल जाएगी और ये पूरा जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उस पर स्टे लग जाएगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, और उसकी वजह भी मैं आपको बता रहा हूँ। CBI तो हैंड इन ग्लव है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकार, जो पोजीशंस पे हैं बड़ी बड़ी, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हैं वो इसके साथ पूरी तरीके से शामिल है, 100% सपोर्ट है। मतलब दे आर गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब अपराध भी करने पड़े तो इसको बचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बहुत सारे और स्टेट गवर्नमेंट के लोग बहुत सारे, और वो पूरा इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का गैंग, जो कि वो जो बच्चियां थी ना जो मेडल्स लाई हैं बहुत सारे, उनको भी पुलिस से घसीटवाने में जो लोग थे वो इनके बड़े परम मित्र हैं और इनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी ओपनली पब्लिक में आके। वो सारा कार्टेल मिलके, अब क्योंकि पब्लिक का थोड़ा अवेयरनेस आ गई तो अब CBI को मुंह दिखाने के लिए तो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। लेकिन यहां भी जो मेरा खतरा है, और इसीलिए कल हम छुट्टी वाले दिन बैठे और हमने केविएट फाइल की तुरंत, हालांकि अभी 5 तारीख तक तो टाइम वैसे ही है, कि CBI पेश होगी, मुंह दिखाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील पेश करेगी, लेकिन वो वकील बहस इस तरह से करेगा कि बच्ची हार जाए और सेंगर साहब जीत जाए, और फिर ये कहेंगे हर केस की तरह कि जैसे EVM में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब हम क्या करें, अरावली में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब तो भाई सब कुछ ठीक हो गया। ये नहीं बताएंगे कि हमने जानबूझ के केस हारा, CBI ने, जो अब तक करती आ रही है। तो मुझे वो खतरा महसूस हुआ कि बच्ची के पीछे ही ये CBI जो है गलत आर्ग्यूमेंट करके, मुंह दिखाने के लिए टॉप वकील खड़ा करके हमें हरवा ना दे। तो हमने केविएट फाइल की। हम अपनी अपील भी तैयार कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, लेकिन जब और जितने ज्यादा हो तो थोड़ा टाइम लग रहा है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं। बुनियादी बात ये, अब मैं जो बात हर केस के लिए कहता हूं, हर ऐसे बड़े मुद्दे के लिए 80% रिलीफ मिलेगा जो जनता सड़कों पे आएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट। 20% अदालतों के ऊपर हम लोग निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि जो 2018 में ही 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, हमें बचाए जनता। इसीलिए तो हम जैसे लोग सड़क पे प्रोटेस्ट भी करते हैं। ये है सच्चाई। जनता अगर चाहती है
कि देश की एक भी बच्ची सुरक्षित रहे, तो उस समय तक पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा पूरे देश में, जब तक ऐसी मिसाल ना बन जाए इस केस से कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भ्रष्ट अधिकारी आपके साथ हो, भ्रष्ट लोग साथ हो, स्टेट गवर्नमेंट के, इस केस में यूपी गवर्नमेंट के भ्रष्ट लोग आपके साथ हो हाईएस्ट लेवल पे, एक इंटरनेशनल कार्टेल क्रिमिनल्स का, बड़े बड़े शूटर्स का आपके साथ है, कुलदीप सिंह सेंगर साहब के जैसे साथ है, तब भी आप बचोगे नहीं। जब तक ऐसा कोई सिस्टम स्पेशल ना बन जाए, तब तक आज तक के जो भी कानून बने हुए हैं वो काफी नहीं है। इस केस ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। कोर्ट आज भी ये कह रहा है कि ये बच्ची दया की पात्र नहीं है, इसके वो पिता जो मार दिए गए वो दया के पात्र नहीं है, जो इसकी चाची जो गवाह थी इस केस में जो मार दी गई, इसका वकील जो इसका वकील था वो मार दिया गया, इसकी मामी जो थी वो मार दी गई, और ये खुद ऑलमोस्ट बरी गई थी उस केस में। उसके बाद इसके पति के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, अभी तक, अभी 2 हफ्ते पहले तक हुआ है। ये सब दया के पात्र नहीं है, कम से कम उतने दया के पात्र नहीं है जितने कुलदीप सिंह सेंगर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 6 साल से कुछ ज्यादा सजा काट ली है, और तिहाड़ जेल के लोगों ने रेमिशन भी देके उनका 7.5 साल करा। अब तिहाड़ जेल के लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कुलदीप सिंह सेंगर के साथ, उनके बारे में तो मैं कहूं क्या, उन्होंने तो झूठे सर्टिफिकेट बनवा के इनको पहले भी पैरोल दिलवाई थी, मेडिकल सर्टिफिकेट। जो हम लोग जब अपीयर हुए तो हमने मेडिकल बोर्ड बनवाया एम्स का, और उन्होंने कहा कि ये तो सारे सर्टिफिकेट ही झूठे थे। ये हालात है। अब बताओ आप मुझे, इस केस को बहस करने के दौरान जो एक वकील पहली बार थोड़ी सी ईमानदारी से काम ले रहे थे सीबीआई की तरफ से पेश होते हुए, वो गायब भी कर दिए गए, उनको हटा दिया गया, या वो खुद इस्तीफा देके चले गए। अब नाउ यू जॉइन द डॉट्स। और आपने सही फरमाया, मैं तो ये उसको अपना दुर्भाग्य मान रहा हूं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट खुली होती कुछ दिन पहले, 3 महीने, मतलब 3 महीने तो हो गए इसको रिजर्व हुए जजमेंट, अगर एक दिन पहले ना आके 1 हफ्ता पहले भी आती तो शायद हम, क्योंकि इसमें तैयारी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ऑड्स आर अगेंस्ट अस। आप खुद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है, पूरा सिस्टम हैंड इन ग्लव्स है सेंगर को बचाने के लिए। मैं ये भी सुन रही हूँ अपने लखनऊ के बहुत सारे कॉलीग से कि सेंगर की पत्नी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, और वो एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से उनको छोड़ा जाएगा। और वो जैसे डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ है, जिनको पेरोल मिलती रहती है समय समय पर, कुछ उसी तरीके का अब पैटर्न कुलदीप सेंगर के साथ भी शुरू होने वाला है। तो क्या कहेंगे इस पूरी जो व्यवस्था है उसके ऊपर, क्या बोला जाए? ये एक बहुत ही छोटा पोर्शन बता रहे हैं जो लार्जर पिक्चर है। कुलदीप सिंह सेंगर साहब को आप इंडिविजुअली देख रही हैं। अभी एक ये कहा जा रहा है कि वो पूर्व सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, वो अभी भी इलेक्टेड बड़े बड़े लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। पहली बात, मैंने जो कार्टेल की बात की है ना, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स जिनके पास शूटर, एक्सटॉर्शनिस्ट, पता नहीं क्या क्या है, वो सब बड़े बड़े लोग हैं, जिनका एक का एग्जांपल तो मैंने दे दिया अभी, वो पहलवान बच्चियों वाला। वो ओपनली, और ऐसे कई मंत्री छुपे रूप से और सामने आके प्रेस में बोल रहे हैं ये तो न्याय बड़ी देर में हुआ है, और बच्ची जो उन्नाव में रहती है तो यहां आके क्या कर रही है। इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं सिटिंग मिनिस्टर्स क्या? इस बच्ची को तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कराया था ना यहाँ पे, इसका केस भी, और इसको भी यहाँ घर दिया हुआ है, इसे दिल्ली में, इसके परिवार को यहाँ घर दिया हुआ था दिल्ली में। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे बढ़िया बढ़िया वकील एंगेज किए, और केंद्र सरकार ने भी सबसे बढ़िया वकील एंगेज करके इसकी सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी छीनने की कोशिश की, परिवार की तो छीनी गई। यह है कारनामे। इतना छोटा आदमी मत समझिए इन्हें कि एक चुनाव के लिए, यह पूरा नेटवर्क है जो महिलाओं को, एक मिनट, एक पूरा बड़ा कार्टेल है जो महिलाओं को पैर की जूती, उपभोग की वस्तु समझता है, भले ही वो उसकी पत्नी क्यों ना हो। ये वो वाला कार्टेल है। अब आप जॉइन द डॉट्स। किसकी पत्नी, ये वो सब गैंग का हिस्सा है इनकी। किसकी पत्नी उसके खिलाफ क्या गुहार लगा रही है, किसने यहाँ पे जो मेडल लाने वाली बच्चियां थी हमारी, उनको पुलिस से घसीटवाया, जैसे इस बच्ची को घसीटवाया। ये सारा इतना बड़ा गैंग है। यूपी बिहार सबसे इलेक्शन मैच करता है। आपने कहा कि केंद्र सरकार, सीबीआई और पूरा तंत्र हैंड्स इन ग्लव्स है इसमें, कार्टेल गैंगस्टर्स का, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स का। हाँ, लेकिन अब इसकी सुरक्षा का क्या होगा? अब ये अगर मीडिया से चाहे तो वो बात भी नहीं कर सकती, वो चाहे तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती, सारे उसको ऊपर लीशेस लगा दिए गए हैं। आखिर क्या उसको बोलने की भी आजादी अब नहीं है?
यही तो हाथरस की, यही बात तो हाथरस की बच्ची के साथ हो रही है। उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है? उसको बंदी बना रखा है और उस पर अत्याचार करने वाले खुले घूम रहे हैं। आज तक उसको जलाने की एफआईआर तक नहीं हुई है और हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस उसका, लखनऊ हाई कोर्ट में। लखनऊ हाई कोर्ट जो ये सेंगर को बचाने का पूरा तंत्र एकदम हाइपर एक्टिवेट हो चुका है इस समय, आखिर सेंगर के पास ऐसी बीजेपी की कौन सी नब्ज है कि पूरा तंत्र उनको बचाने में लगा है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल एक एमएलए था। पूरे देश में इलेक्शन हाईजैक करने का ये कार्टेल है। कार्टेल एक दूसरे की मदद करता है, गैंगस्टर्स आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये एक के ऊपर आई बात तो सबके ऊपर आई। वो एक लीजेनियर्स की जो बात थी ना, वन फॉर ऑल फॉर वन, वैसे ये पूरा गैंग एक साथ है इसमें पूरा। और वो लोग समर्थक हैं उनके जिनके ऊपर महिलाओं के लिए सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम लगा चुके हैं, कपिल मिश्रा जी सबूत दे चुके हैं दिल्ली असेंबली में, जो उनके ही मंत्री अभी लॉ मिनिस्टर, वो सब लोग इनके सहयोगी हैं, क्योंकि सब तो इसी काम को तो पसंद करते हैं। सब महिलाओं का उत्पीड़न करने को सब पसंद करते हैं इस काम को। तो ये सब लोगों का कार्टेल है। अब सुरक्षा की बात आपने पूछी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये अगर पत्रकारों से बात कर लेगी तो इसको सुरक्षा का खतरा है। अगर ये बेचारी जाके अकेली बैठ जाएगी, इसके साथ कुछ वल्चर्स भी जाके बैठ जाएंगे, वो तो हर जगह होता है, तो तब इसकी सुरक्षा को खतरा है, ठीक। लेकिन सरकार ने कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को, तो मैं अगर सरसरी तौर पे जानकारी प्राप्त की मैंने या नहीं करी, तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी है, बड़े बड़े घर दे रखे हैं। ओवैसी साहब को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी है, Y+ सिक्योरिटी दे रखी है, घर दे रखे हैं बड़े बड़े। हमारे एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से बने हैं, अभी उनको एक गोली चली एक बार उनके ऊपर, चंद्रशेखर साहब के पास। मैं उसका समर्थन करता हूं। ओवैसी साहब को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी है। क्या ये बच्चियां, हाथरस की बच्चियों की फैमिली, और ये बच्चियां भी बुलेट प्रूफ गाड़ी डिजर्व करती हैं? सिक्योरिटी के लिए नहीं करती हैं, जिनके पीछे इंटरनेशनल गैंगस्टर्स पड़े, जिनके पास टेलीस्कोपिक राइफल्स तो खुलेआम प्रदर्शन करते हैं वो अपने, उन गैंग के लोग। क्या ये बच्ची भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक छोटा सा सुरक्षित मकान डिजर्व करती है? नहीं करती है। अगर केंद्र सरकार को, सीबीआई को या किसी को भी इसकी सुरक्षा की चिंता है, ये मुझे बता दीजिए। वो तो नहीं होगा, इन नेताओं को होगा, क्रिमिनल्स को होगा, सब तरह तरह के अभिनेताओं और नेताओं को सबको होगी बुलेट प्रूफ गाड़ियां। अडानी अंबानी जी सबको होंगी सबको, इसको नहीं होगी। और फिर बात की जाएगी इसकी सुरक्षा है, इसलिए हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से नहीं मिलने देना, फलाने से नहीं मिलने देना, उससे नहीं मिलने देना, ये है। और उसके ऊपर से इसके ऊपर लोग प्लांट किए जा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी साहब है, मैं सॉरी नाम ले रहा हूं उनका, माफी के साथ, आपके चैनल की वजह से, वरना मैं तो लेता ही हूं, मैं तो उन्हें क्रिमिनल मानता हूं, जर्नलिस्ट मानता ही नहीं, बट ही इज मैस्कुरेटिंग एज जर्नलिस्ट। उन्होंने अपनी गिद्धों की टीम लगा रखी है इस बच्ची के पीछे कि जी मुझे इंटरव्यू करना है इससे। अब उन्होंने एक बड़े नेता का क्या हिट जॉब किया था, पूरी दुनिया ने देखा ना, धोखाधड़ी करके अपने ही एक आदमी को, मतलब उनका एक नजदीकी व्यक्ति था जयराम रमेश साहब, जिन्होंने वो इंटरव्यू कराया और धोखाधड़ी करके झूठे मूठे सवाल पूछ के उनको कितना नुकसान पहुंचा था दुनिया जानती है। अभी चीफ जस्टिस साहब हमारे फॉर्मर चले गए थे, क्यों चले गए थे ये तो मैं नहीं जानता, किस दबाव में गए थे या किस खुशी में गए थे वो गवई साहब, उनके साथ किस बदतमीजी से बिहेव किया है। हिट जॉब थी, वो भी गलती केंद्र सरकार की ज्यादा थी, गवई साहब की भी मैं मान सकता हूँ, जजमेंट की गलती थी, केंद्र सरकार की ज्यादा गलती थी, हिट जॉब। अब ये बच्ची के साथ सेंगर साहब और वो गैंग जो इंटरनेशनल गैंग है, पाकिस्तानी भी उसमें शामिल है, पाकिस्तानियों के साथ तो डायरेक्ट संबंध है इनके, अर्नब गोस्वामी साहब के, सब पाकिस्तानियों को बुला के अपने चैनल पे गालियां दिलवाते हैं। कहेंगे कि आप लोग डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि आप, मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसकी निंदा कर दीजिए, आपको निंदा करनी चाहिए, आप सही निंदा कर रही हैं, मैं सबूत तो मैं बता रहा हूँ अपने लॉजिक से। पाकिस्तानियों को बुला के अपने चैनल्स पे भारत की सेना को गालियां दिलवाते हैं, नहीं दिलवाते हैं? और क्या देशद्रोह होता है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। तो अब ऐसा व्यक्ति इस बच्ची, मासूम बच्ची को वल्चर की तरह चेस करा रहा है। मेरे ऑफिस तक में अपनी पत्रकार भेज दी और उनके साथ जो इनके स्पॉन्सर्ड एक्टिविस्ट जो बनते हैं अपने आप को, उनको भेज दिया कि जी अर्नब गोस्वामी से इंटरव्यू कराना ही कराना है। अब मेरा डर जायज है कि नहीं है? अर्नब गोस्वामी और अमित शाह जी और मोदी जी बिल्कुल एक ही बात है।
ये बात मैं जानता हूं। ये मुंह दिखाने के लिए, कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए 2 दिन अगर इस तरह से वो कर रहे हैं अपनी बातें, तो मैं झांसे में थोड़ी आ जाऊंगा। मैं क्या कांग्रेस पार्टी का स्लीपर सेल हूं जयराम रमेश जी और दूसरे लोगों की तरह? मैं इस बच्ची को ऐसे वल्चर के हवाले कैसे कर दूं? तो उसके लिए पूरा कैंपेन चलाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि उन्नाव रेप पीड़िता के वकील होने के नाते आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों का कि वो आप उनका वो जबरन इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। yes, मैं अलाउ नहीं करूंगा अर्नब गोस्वामी को। मैं अगर जिस दिन जर्नलिस्ट समझने लगूंगा, मुझे उस पर इतना सा भी विश्वास होगा ये हिट जॉब नहीं कर रहे हैं, मैं तुरंत करा दूंगा। लेकिन वो हिट जॉब कर ही रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ये जो एम्बार्गो है ये सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए है, या फिर अगर मैं उस उन्नाव रेप पीड़िता का इंटरव्यू करना चाहूँ? नहीं, ये उसकी फ्री चॉइस है, ये मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँ। लेकिन अर्नब गोस्वामी या उस जैसा कोई आके ये बोलेगा मुझे इस बच्ची के साथ अकेले बैठ के 1-to-1 ही इंटरव्यू करना है, तो मैं एकदम, मेरे एंटीना खड़े हो जाएंगे कि ये हिट जॉब कर रहा है। ऐसे और भी लोग हैं। बाकी मैं उस बच्ची के किसी भी जो उसकी व्यक्तिगत आजादी है उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उसको बचाना है क्योंकि मैं उसका आज तक वकील हूं। मुझे हटवाने की भी बहुत कोशिश हो रही है। ओके, बहुत लोग उसको बड़े बड़े वकील ऑफर करवा रहे हैं या कर रहे हैं कि भाई प्राचा साहब को, जैसे हर केस में होता है, प्राचा साहब को हटा दो, हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा वकील ला देंगे। ये भी हो रहा है। नहीं तो अब इसका मतलब क्या है? मेरा आखिरी में आपसे सवाल यही है कि अगर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप किसी तरीके से वो केस छोड़ दें, आप पूरी हकीकत बता रहे हैं कि उस लड़की के ऊपर मेरे ऊपर तो दबाव बनाने की औकात किसी की नहीं है। बच्ची के ऊपर ये मेरे ऊपर तो ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं करने दे रहा अर्नब गोस्वामी साहब के साथ, उसे मैं नहीं करने दे रहा। मैं उसे एडवाइस कर रहा हूं अगेंस्ट गिविंग इंटरव्यू टू अ पर्सन हु इज ऑफ दिस कैरेक्टर, जो अपने देश के लिए ये काम कर सकते हैं। मैं उन पे ट्रस्ट कैसे करूं? और 2 हिट जॉब मैंने आपको अभी बता दी, 10वीं हिट जॉब मैं आपको बता दूंगा। सुशांत राजपूत का केस या कोई भी हो, हिट जॉब टोटल। मैं कह रहा हूं, आप उसकी निंदा कर रही हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी बात। नहीं, लेकिन अब मेरा आखिरी में सवाल आपसे यही है कि प्राचा, इस पूरे केस का भविष्य क्या है? अब जब सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को खुलेगा उसके बाद हम तय कर सकते हैं चीजें, लेकिन आज तो अभी केवल 26 तारीख है। अभी भी ये महीना खत्म होने में 4-5 दिन है, 5 दिन है, ऑलमोस्ट 31 डेज का महीना है, और उधर 5 दिन, 10 दिन में इस लड़की के साथ क्या कुछ हो सकता है? क्या ये बहुत बड़ा खतरा नहीं? कुछ भी हो सकता है। वो मुझसे पूछती है, मैं इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के भी लीडर्स के पास वो गई, हालांकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास गई थी, तो वो भी मुझसे बिना पूछे चुपचाप वही टीम जो अर्नब गोस्वामी वाली थी वो ले गई। मेरा कहना सिर्फ इतना है, ये अगर इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इशू बनेगा तो ये इस बच्ची का सबसे बड़ा नुकसान है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कांग्रेस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक स्टैट्यूटरी टाइप पोस्ट है, वो कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। अपना क्या ये सही बात है कि कांग्रेस ने ये भी उसको ऑफर किया कि भाई अगर आप कांग्रेस रूल स्टेट में होंगे तो आप ज्यादा सुरक्षित होंगे, ज्यादा सेफ होंगे? मैं इसमें कांग्रेस नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी लीडर भी ऑफ द ऑपोजिशन है। अगर उस हैसियत से कुछ वो ऑफर कर रहे हैं तो ये उनका फर्ज है। अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो उसका मैं विरोध करता हूं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है और इसका हक है उनके, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मदद भी करना चाहती है तो इसका राजनीतिक दोहन ना करे। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग अपने नेता राहुल गांधी जी की तारीफ कर रहे हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अलग बात होती है, उनके नेता कांग्रेस पार्टी की अलग बात होती है। तो इस डिस्टिंक्शन को हमें बहुत साफ रखना है। ये भारत देश की जनता और हमारी इंस्टीट्यूशन के बीच में लड़ाई है। इंस्टीट्यूशंस जिसमें जुडिशरी भी शामिल है उसके और भारत की जनता के बीच की लड़ाई है, जिसमें हर एक व्यक्ति को, भले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई हो, पॉलिटिकल पार्टीज भी हो, लेकिन राजनीतिक दोहन किए बगैर सबकी जिम्मेदारी है एक एक व्यक्ति की जो इस देश की एक भी महिला को सुरक्षित रखना चाहता है। उनके पास चॉइस सिर्फ 2 है, या तो वो पुलिस की झूठे केसेस से और लाठियों से डर जाएं, उसका नतीजा उनकी बच्चियां, उनकी माएं, बहनें, पत्नियां सुरक्षित नहीं है। सबको यह डर रहेगा कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो चुप रहना बेहतर है, वरना हमारे पिताजी को मार दिया जाएगा, हमारे वकील को मार दिया जाएगा, हमारे गवाहों को, चाचियों को और दूसरे लोगों को मार दिया जाएगा, और कोर्ट कहेगी कि नहीं, ये दया का पात्र है व्यक्ति,
ये जो जजमेंट आई है ना, ये पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। अब इसलिए सड़कों पे आने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। नहीं तो क्या अब आप तो उनके वकील हैं, आप उनके परिवार के वकील हैं, तो क्या अब आप पीड़िता को लेकर सड़क पर उतरेंगे? क्या प्लान क्या है? मैं हर ऐसे बड़े मुद्दे का 80% सड़क से फैसला होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट जो संवैधानिक अधिकार है। और ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जजमेंट अगर अच्छी है तो उसकी तारीफ की जाए पब्लिक डोमेन में जाके हर व्यक्ति को, और जजमेंट बुरी है तो उसके क्रिटिसिज्म किया जाए। वो करना पड़ेगा, कोर्ट्स को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि बाल की खाल निकाल के अगर किसी को फायदा देना है तो वो ऐसे साइड को देना है जो उसको डिजर्व करता हो, ऐसे साइड को नहीं जो बिल्कुल डिजर्व ना करता हो। ये सेंसिटाइज ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जजेस की, और एक ऐसा कुछ एसओपी बनाना पड़ेगा जो आज तक नहीं। हर ऐसे केस की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। मैं तो आपको बता रहा हूं, लोग देख लें अगर वीडियोग्राफी हुई होती इस केस में कि क्या बहस हुई थी और क्या फैसला आया है। ये लोगों को परखना चाहिए, ये लोगों को जरूर परखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट बॉस इस देश का मालिक भारत का संविधान और भारत की जनता है। बाकी सब नौकर हैं, हम समेत, आप समेत, जजेस समेत, सब नौकर हैं जनता के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके की प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ रही है, आपके ऊपर भी ये दबाव है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि इस पूरी केस की दिशा क्या होने वाली है और किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।